जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ेंगे एक बार सभी लोग। दोस्तों कई दिन हो गए हैं और वीडियो नहीं आ रहा था, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अब मेरा प्रयास यही रहेगा कि अब से डेली आपको एक वीडियो मिलते रहेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ पर इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई यानी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। हमने एक वीडियो बनाया था और उसका जो वैकेंसी आई है यूपी पुलिस के लिए, तो उसको आप लोग देख लीजिए दोस्तों। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसीज हैं, कितने कितने पोस्ट हैं, उन सभी को आप लोग देखकर अपना तैयारी को जारी रखिए। चलिए हम यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। एक सेट हमने कराया था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। आज का जो सेट होगा ये सेट नंबर 2 होगा। तो आप लोग अपने साथ में पेन और पेपर अवश्य लेकर बैठिएगा। पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, हर एक सवाल को लगाने का काम करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो तैयार रहें आप लोग। एक बार बता देंगे सर क्या आप लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग उसका आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया कि यदि छह आमों का कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत क्या है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और एक बात आप लोगों को मैं सुनिश्चित कर दूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। ठीक है, अभी जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का वही सारे के सारे प्रश्न हैं। अब इसमें कहा गया कि 6 आम का कीमत जो है वो कितना है, 90 रुपए है। भाई 6 आम का कीमत कितना है, 90 रुपए है। तो बताइए एक आम का कीमत क्या हो जाएगा। तो एक आम का कीमत क्या हो जाएगा, 6 से भाग देंगे 90 में तो 15 छक्का 90, यानी एक आम का दाम जो होगा वह 15 रुपए हो जाएंगे। तो 10 आम का दाम कितना होगा, तो 10 गुना 15 कर दीजिए तो 150 रुपये आएगा। ठीक है, यानी 10 आमों का जो दाम होगा, कीमत होगा 150 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। समझ में आ गया है। देखिए दोस्तों आप लोग समझते रहिए। और देखिए सबसे मेन बात क्या है, आप पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तभी आप सवाल की भाषा को समझ पाएंगे। और जब समझ गए सवाल की भाषा, सवाल का अर्थ समझ गए तो आप लोग उत्तर निकाल पाएंगे। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ले रहे हैं और ये प्रश्न नंबर 2 है। चलिए दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। अग्निवीर वाले जो बच्चे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी, आप लोगों के लिए भी मैं सेट करा ही रहा था। बीच में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमने रोक दिया था, लेकिन अब शुरुआत हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग जुड़िए, सब लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, रेलवे के हैं, अग्निवीर के हैं, एसएससी जीडी के हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई जो भी हैं, सब लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को दोस्तों सुनिश्चित करिए। चलिए दोस्तों अभी दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। आप लोग इसका उत्तर बताइए फटाफट। इस सवाल में कहा गया कि कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपये थी। कुछ छात्र हैं जो यात्रा पर चले गए, लेकिन जो खर्चा की जाने वाली राशि थी वह 96 रुपये थी, मतलब 96 रुपये खर्चा करना था। ठीक, हालांकि 4 छात्र नहीं आए। अब 4 छात्र गए नहीं किए, 4 छात्र नहीं गए, परिणाम स्वरूप शेष छात्र को 4 रुपये अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। जब 4 छात्र नहीं गए तो हुआ क्या कि जितने छात्र गए हैं हर एक छात्र को 4 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा। बात क्लियर है। तो इसमें बोला गया कि यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। यात्रा में जो भाग लिए थे वो कितने छात्र थे जो भाग लिए थे, बताइए कमेंट करके आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा,
इसका मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको डिटेल लगाएंगे ना दोस्त तो द्विघात समीकरण बनेगा और बहुत कठिन हो जाएगा इसको हल करने में। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका समझिए क्या है। अब यहाँ पर टोटल राशि कितनी खर्च की जाने वाली थी, 96 रुपये। ठीक है, इसमें कुछ छात्र हैं जो नियोजित किए गए हैं कि भाई इतने छात्र जाएंगे, नियोजित किए गए हैं। ठीक है, अब उतने गए नहीं, वो 4 छात्र उसमें से गए नहीं, इसका मतलब जितने नियोजित किए गए हैं उनमें से 4 छात्र कम गए हैं। ठीक है, और जो कम गए हैं उनकी वजह से हर एक छात्र को 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। हम मान लेते हैं कि हर एक छात्र को 1 रुपए देना होता, तो 4 छात्र जो नहीं गए हैं उनका 4 रुपया, और जो 4 रुपये एक्स्ट्रा दिया गया है ये 4 रुपये, ये कितने रुपए हो जाते हैं, टोटल 8 रुपये। तो यहाँ पर 8 रुपये टोटल यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, 8 से आप भाग दे देंगे यहाँ पर, तो ये पता चल जाएगा कि कितने नियोजित छात्र थे। तो 96 में 8 से भाग करिए, 12 × 8 = 96, यानी नियोजित छात्रों की संख्या क्या थी, तो सर 12 थी। 12 छात्र नियोजित किए गए कि 12 छात्र नॉमिनेट किए गए थे, जिनमें से 4 नहीं गए हैं। तो कितने छात्र गए हैं, इसमें से 4 को घटा दीजिए, तो 8 ऐसे छात्र हैं जो भाग लिए हैं। ठीक है, तो कितने छात्र भाग लिए हैं, तो 8 छात्र भाग लिए हैं, ऑप्शन नंबर 3। ये इसका दोस्तों शॉर्टकट तरीका है। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है कठिन है, द्विघात समीकरण बनेगा, 2 इसके मान आएंगे, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है उत्तर को निकालने में। बात क्लियर है, समझ में आया? बोलिए, अगर समझ में आ गया है तो जिनको समझ में आया है वही लोग 1 टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया है वही, जिनको समझ में आया है वाई टाइप करिए भाई। आज जो लोग समझ में नहीं पाए हैं सवाल को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग यन टाइप करेंगे। जो लोग समझे हैं सवाल का मतलब क्या है, सवाल का अर्थ क्या है, समझ में आ गया है, वाई टाइप कर दीजिए। जो लोग नहीं समझे हैं यन टाइप करिए, और जो लोग नहीं समझे हैं ना दोस्त, आप लोग दोबारा जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें डायग्राम था, यहाँ पर ये छूट गया है। यहाँ पर एक डायग्राम बनाना था जो कि छूट गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं सवाल को। ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर डायग्राम था जो कि छूट गया है, इसलिए हम इस सवाल को छोड़ देते हैं। बाकी अगले सेट में इस सवाल को ले लिया जाएगा। ठीक है, आइए इस सवाल को बनाइए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। प्रश्न नंबर 4, सवाल में कहा गया कि यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है और 30 को कॉफी पसंद है तथा 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद हैं, तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं। अब यह प्रश्न दोस्त रीजनिंग में भी आता है और ये प्रश्न गणित में भी आ जाता है, इसलिए हमने यह सवाल आप लोगों को समझाने का काम किया है गणित में। ठीक है, अभी यहाँ पर डायग्राम से इसको हल करते हैं, डायग्राम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें 40 ऐसे छात्र हैं, 40 लोग ऐसे हैं जो चाय को पसंद करने वाले हैं। ये चाय वाला ग्राफ हो गया, ये जो डायग्राम है ये चाय वाला है, और इसकी संख्या क्या है, तो इसकी संख्या टोटल 40 है। बात क्लियर? 30 को कॉफी पसंद है। अब इसमें से 30 ऐसे हैं जो कॉफी को पसंद करते हैं, ये 30 हो गए। ये जो हरा वाला है ये कॉफी वाले हैं, तो ये कॉफी का ग्रुप हो गया। कॉफी वाले कितने हैं, तो 30 हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला गया तथा 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो यहां पर कॉमन पार्ट क्या है, ये कॉमन पार्ट है, ये वाला कॉमन पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला कॉमन पार्ट है। और ये क्या है, चाय और कॉफी दोनों वाले हैं, तो चाय और कॉफी दोनों वाले हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, इनकी संख्या क्या है, 20 है। इसमें कोई दिक्कत है बताइए? तो एक बात जरा बताइए आप लोग, ये जो टी है यानी चाय वाला जो है, लाल वाला सर्कल जो है, ये टोटल का टोटल क्या है, ये चाय वाले हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा बताइए, ये वाला जो बाकी ये वाला बचा है हिस्सा, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला केवल और केवल सिर्फ चाय वाले हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये सिर्फ कॉफी वाले हैं।
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी वाला है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं, तो ये बताइए टोटल चाय पीने वालों की संख्या क्या है। जिनको चाय पसंद है 40 हैं, जिनमें से 20 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो सिर्फ केवल चाय पीने वालों की संख्या क्या हो जाएगा, 40 में से 20 घटाएंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। अगर मैं यहीं आपसे कहूं कि केवल चाय पसंद, माफ कीजिएगा, केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, तो कॉफी पसंद करने वाले का घेरा ये वाला है। ये वाला घेरा जो है ये कॉफी पसंद करने वाले का है। अब ये जो 20 है ये टोटल दोनों हैं, दोनों मतलब चाय और कॉफी दोनों हैं। तो आपसे कहा जाए सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, तो 30 में से 20 घटाइए, ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, 10। आपसे पूछा ये गया है कि केवल चाय पसंद करते हैं कितने ऐसे लोग हैं, तो केवल चाय पसंद करने वाले कितने हैं, 20 हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आपसे यही पूछा होता कि केवल चाय पसंद करने वाले कितने हैं, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, चाय पसंद करने वाले तो 20 हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता कि केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, तो आप बताते 10। कितना, 10। बात क्लियर है, समझ में आ गया। ये सवाल आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। चलिए, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। आइए इस सवाल को लगाते हैं। पहले आप लोग सवाल को पढ़िए। सबसे पहले आप लोग इस सवाल को पढ़िए और समझिए। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस, आधार क्या है तो 8 है, हाइट क्या है तो 16 है। ठीक है, यहां से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 16 का गुना 4 में 16 चौको 64, तो 64 मीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए भाई आइए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। पढ़िए सवाल को। इस सवाल को पढ़िए पहले और उत्तर बताइए क्या होगा। एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति क्या है। भाई औसत स्पीड बताना है। ठीक है, औसत स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा भाई, 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर तो टोटल दूरी हो गया। कुल समय कितना लग रहा है, अब 20 किलोमीटर गया है 80 की स्पीड से, तो कितना यहाँ पर समय लग जाएगा, यहाँ पर तो समय के लिए दूरी बटे 4 होता है। ठीक है, इसको काटेंगे अगर आप, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ से 2.5 घंटा यहाँ पर आ जाएगा, 2.5 घंटा ये हो गया, प्लस 50 के स्पीड से चलता है 200 किलोमीटर, तो 5 चौको 20 यानी 4 घंटे का समय यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 बटे 4 और 2.5 6.5 हो जाएगा, 6.5। यहाँ से 0 दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 5 से, 13 5 65, 5 से काटेंगे 5 8 40, यह हो जाएगा 800। 13 से काटेंगे तो 13 6 78, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 13 1 कम 13। ठीक है, यानी पूर्णांक में 61 आएगा। तो किस ऑप्शन में पूर्णांक में 61 है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। समझ में आया, सिंपल प्रश्न है दोस्तों। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं, लगाइए दोस्त, आप लोग इसका उत्तर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, जुड़ सकें।
यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। भाई नाव दो प्रकार से चल रही है, एक धारा के साथ चल रही है, एक धारा के विपरीत चल रही है। अगर इसमें कहा गया है, देखिए विपरीत जब चलता है तो चाल घट जाता है, तो यहाँ पर W माइनस का B हो जाएगा, सॉरी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर B माइनस W लिखेंगे, B माइनस W, ये धारा के विपरीत है, ठीक है दोस्तों। और ये धारा के साथ जब चलेंगे तो चाल जुटता है, तो B प्लस W हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत वाली दिशा में विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है, ठीक है। 50% का मतलब 1/2 होता है, तो अगर विपरीत में स्पीड 2 है तो एक ज़्यादा है दिशा में, तो यानी ये 3 हो जाएगा इसका स्पीड, ठीक है। यहाँ पर इसका स्पीड का रेशियो निकल गया, बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर बोला गया है कि पहले ही लाइन में कि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत चलने का मतलब यहाँ पर B माइनस W, यानी 2 का मान दिया गया है 18, 2 का मान कितना है 18 है। कितना गुना है तो सर 9 गुना है, ठीक है। ये कितना गुना है 9 गुना है। अब 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 अनुपात का मान क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि धारा की गति बताइए, W का मान निकालना है, तो W का मान निकालेंगे, W का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों को 3 और 2 को जोड़ दीजिए, इन 3 और 2 को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 3 माफ कीजिए घटा कर आधा कर दीजिए, क्योंकि हमें W का मान निकालना है, दोनों को घटा के आधा कर देंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/2 हो जाएगा। यानी धारा का जो स्पीड का अनुपात आएगा 1/2 हो जाएगा। यानी 1 अनुपात का मान 9 है, तो 1/2 का मान क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 9, तो 1/2 गुणे 9 का मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर है, बताइए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इस सवाल को लगाइए। देखिए, सेवा से सेवानिवृत्त पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/1983 में 380 रुपये है, और 1/10/83, 1/10/84 और 1/10/85 पर 40 रुपये देय राशि की वृद्धि के साथ यदि वह 1/1/86 को सेवानिवृत्त होता है तो वह प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, और ये प्रश्न आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो आप लोग भी इसका उत्तर बताइए क्या होगा। बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्तों। सवाल में कहा गया है कि 3 वर्ष की बात है। अब यहाँ पर बोला गया कि 1/1/1983, यानी 1/1/1983 और 1/1/1983 में जो वेतन है वो कितना है 380 रुपये है। 1/10/83, तो आप क्या करिए 1/1/83 से 1/1/83 से यहाँ से 30/9/83 तक का वेतन जो हो जाएगा वो वेतन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना महीना हो जाएगा 9 महीने हो जाएंगे, और कितना यहाँ पर देय राशि है 380 रुपये है, ठीक है। 380 रुपये है, 380 रुपये है प्रति माह। तो यहाँ से टोटल वेतन कितना हो जाएगा, यहाँ पर पेंशन कितना टोटल यहाँ पर हो जाएगा, इसको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ा जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 1/10/83 से 1/10/83 से दोस्तों 1/10/83 से
30/9/83 तक, माफ कीजिएगा 30/9/84 तक, ठीक है, 30/9/84 तक। भाई अभी वेतन क्या होगा, 40 रुपया बढ़ेगा तो 80 40 जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा। कितने महीने हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 महीना हो जाएगा। वेतन क्या हो जाएगा, 420 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 420 रुपया हो जाएगा। बात क्लियर है। इसके बाद 1/10/84 से लेकर 1/10/84 से लेकर 30/9/85 तक कितने महीने हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर महीना कितना हो जाएगा, 12 महीने होंगे। और वेतन में 40 रुपये की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। यहाँ पर 460 यहाँ से हो जाएगा प्रति माह। अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों 1/10/85 से लेकर 31/12/85 तक यहाँ पर वेतन कितना होगा। यहाँ पर देखिए तो 460 में 40 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, लेकिन महीने कितने होंगे, यहाँ पर 3 महीना होगा। भाई 10 11 12 3 महीना होगा यहाँ पर, तो कितना 3 महीने का कितना टोटल है यहाँ पर पेंशन में हो जाएगा यहाँ से, तो 3 × 500, 3 × 500 इन सबको गुणा करेंगे और गुणा करने का जो आएगा इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद दोस्तों कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 15,480 आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, 15,480 आएगा। टोटल कितने महीने हो रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल महीनों की संख्या 36 हो रहा है। 36 से भाग करेंगे तो जब ही आप 36 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 430 बार में कटेगा, 430 यहाँ से आएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर 430 नहीं है, इसका आंसर 430 नहीं है दोस्तों, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है, तो इसका आधा कर दीजिए, आधा जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आधा कितना आएगा, 215, 215। तो इसका जो राइट आंसर है वह 215 है, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा दोस्तों ये सवाल जो है जटिल है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर देखिएगा, उसके बाद जब नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, एक बार सवाल को मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, इस सवाल को बनाइए। इस सवाल में कहा क्या गया है, इस सवाल में कहा गया कि यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। एक संख्या को हम मान लेते हैं यक्स, यक्स का 70% यानी 70/100 कितना है, तो 0.35 के बराबर है। तो संख्या क्या है, तो यहां पर देखिए ये 2 जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 7 से काटेंगे तो 7 5 35, ठीक है, 7 5 35। यहाँ पर एक बचा है, हो जाएगा 10, 10 से भाग करेंगे तो यक्स का जो मान आएगा वह 0.5 आ जाएगा दोस्तों, यानी वह संख्या क्या है, 0.5 है। तो इसका 120% बताना है, तो इसका 120% निकाल दीजिए, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, और 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 में 10 से भाग करेंगे 0.6 आएगा दोस्तों, 0.6 आएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया। ये तो सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इस सवाल को लगाइए भाई। एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% छूट भी दी, उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। पहले आप लोग लगाएंगे सवाल को, जहां समझ में नहीं आता है वहीं छोड़ देना है दोस्त। उसके बाद
मैं बता रहा हूं कैसे इस सवाल को लगाना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्तों, सिंपल प्रश्न है। अब इसमें कहा गया कि एक व्यापारी ने 25% लाभ शामिल करने के लिए, अच्छा एक बार बताइए, लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो इसका सीपी अपनी तरफ से मान लें 100 है, सीपी क्या मान लें अपनी तरफ से 100 है। ये कह रहा है कि 25% लाभ शामिल करने के लिए उसका कीमत अंकित करता है, ठीक है, यानी इसका मार्क प्राइस ये निर्धारित करता है 25% लाभ कमाने के लिए, तो इसका मार्क प्राइस 125% निर्धारित कर दिया। इसने कहा कि इसका जो निर्धारित मूल्य है यानी अंकित मूल्य है वह 125 है। लेकिन दोस्त अब इस पे भी वह छूट देता है 16% का, यानी 125 पर 16% का छूट देता है। 16% छूट देने का मतलब वह 84% में बेचता है, तो 84/100 हो जाएगा, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 25 से, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे 105 आएगा। तो यानी इसका जो सीपी माफ कीजिएगा एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो 105 आएगा। कितना आएगा? 105, ठीक है। अब यहां से गौर से समझिए, लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। लाभ क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य क्या है? 100 है, कितना में बिका है? 105 में, तो कितने का लाभ होता है भाई? 5 का। और लाभ परसेंट क्या होता है? 100 में कितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा है वही लाभ परसेंट है। तो 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो ये 5% का इसको लाभ होगा, वास्तविक लाभ, ठीक है। वास्तविक लाभ कितना होगा? 5%। बात क्लियर है दोस्तों? आइए अगले प्रश्न पर, इसको लगाइए। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का बल्लेबाजी औसत 40 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाता है तो शेष 28 पारियों का औसत 38 है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताइए। देखिए, इसका टोटल रन कितना हो जाता है? 30 पारी है, हर एक पारी का 40 रन है, तो टोटल कितना रन बनाया? 4 तिया 12, यानी 1200। सबसे जो अधिक रन वाला है स्कोर और सबसे कम स्कोर है उसको शामिल नहीं करते हैं, तो अभी 2 पारी हटा दिए तो 28 पारी बचा। कितने औसत स्कोर हो जाते हैं इसके? 38। तो यहां से इसका टोटल रन कितना हो जाएगा? 28 गुना 38, ठीक है। 8 अट्ठाईस 64 के 4, हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24, यहाँ से 40 प्लस 6 यानी 46 के 6, हासिल का हो जाएगा 4, 3 दूना 6 4 10, 1064 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 1064 यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें कहा गया कि जो सबसे ज्यादा स्कोर है, उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, ये जो क्या बोला गया है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से, न्यूनतम स्कोर अगर यक्स है तो उसका उच्चतम स्कोर क्या हो जाएगा? इससे 100 ज्यादा, यानी यक्स प्लस 100 हो जाएगा, यक्स प्लस 100 हो जाएगा, यक्स प्लस 100, ये उच्चतम स्कोर होगा, ठीक है। अब इन दोनों पारी को शामिल नहीं किया गया है, तो जब शामिल नहीं किया गया तो भाई देखिए, जब शामिल नहीं किया गया तो 1064 आ रहा है, कितने का अंतर हो रहा है यहाँ पर? देखिए घटाइए यहाँ पर, तो यहाँ से 6 बचेगा, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ से 1, यानी 136 का अंतर आ रहा है। ये 136 का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों पारी को शामिल नहीं किया गया, तो इन दोनों पारियों का योग ही 136 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 136 के बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x, 136 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? 18। न्यूनतम स्कोर कितना होगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लगाइए इसको।
1/2, 2/3, 3/4 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब बताइए 1/2 यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर है, 3/4 यहाँ पर है। ठीक है, इसका महत्तम समापवर्तक बताना है तो मौसा निकालना है भाई। अंश का मौसा हर का लौसा करते हैं। कभी भी भिन्न का मौसा निकालना हो तो अंश का मौसा होगा, हर का लौसा होगा। तो अंश का मौसा 1 आएगा, हर का लौसा 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक, 4 तिया 12, सॉरी दोस्तों, अभी ये 4 भी तो है यहाँ पर, 4/5 भी है। ठीक है, 4/5 भी है दोस्तों। ठीक है, अब बताइए कितना होगा। अंश का मौसो तो एक ही आएगा, लेकिन हर का लौसो कितना हो जाएगा। 5 चौको 20 तिया 60, तो 1/60 इसका मौसो आएगा। 1/60 मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए। ठीक है दोस्तों, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं और प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ठीक है, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी के छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर 5 सचिव रहते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। सचिव को यस मान लेते हैं और वरिष्ठ अधिकारी को बी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि भाई 15 सचिव छुट्टी पर चले गए। 15 सचिव जो हैं, 15 सचिव इसमें से छुट्टी पर चले गए हैं, तो इस यस में से 15 घटा दीजिए, ये इतने अभी क्या बचे हैं, सचिव बचे हैं। हर एक सचिव पर कितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो हर एक सचिव पर यहाँ पर 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो ये टोटल वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2s माइनस का 15 दूना 30। ठीक, आगे एक लाइन आगे बोला गया है, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं। भाई वरिष्ठ अधिकारी कितने हैं, 20 हैं, इसमें से 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं, तो हर इतने अभी वरिष्ठ अधिकारी बचे हुए हैं और हर एक वरिष्ठ अधिकारी पर कितने सचिव हैं, तो यहाँ पर 5 सचिव हैं। ये टोटल सचिव की संख्या हो गई। ये टोटल क्या है, सचिव की संख्या हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ से हो कितना जाएगा, तो यहाँ पर 5v और माइनस 5 पचे 25 के 5 हासिल का 2 और 5 चौको 20 2 22। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, बात क्लियर है। v की जगह क्या लिख दीजिए, 2s माइनस 30, क्योंकि सचिव ही पूछा गया है, यस का मान निकालना है। तो यहां पर 5 2s माइनस का 30 और माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर 225 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, इधर यस हो जाएगा, 5 दूनी 10 यस माइनस 5 तिया 15 यानी 150 यहाँ से हो जाएगा, माइनस 225 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 10 यस को इधर लेकर आएंगे तो ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 यस बराबर 150 को इधर लेकर जाएंगे, नहीं इधर तो है, ये है, जोड़ेंगे यहाँ पर माइनस माइनस है जुटेगा, तो यह हो जाएगा 375, माइनस 375 आएगा, इधर माइनस का 9 आएगा, तो माइनस माइनस एक खत्म हो जाएगा। तो यस का मान कितना हो जाएगा, 9 से भाग करेंगे, 9 चौको 36, एक बचेगा, 9 एकम 9, यानी ये 41 के लगभग में आ रहा है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन में 41 के आसपास कौन है, तो 40 है दोस्तों, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाइए भाई। देखिएगा, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में, धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है। देखिए यहाँ पर धारा के विपरीत बोला गया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं b माइनस डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय होता है चाल। ठीक है, तो 80 बट्टे
16 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ यानी बी प्लस डब्लू 72/12, तो 12 6 72 6 हो जाएगा। पूछा गया है कि स्थिर जल में नाव की गति बताइए। बी का मान निकाल देना है दोस्तों, तो बी का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 6 5 11, 11 के आधा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइए 5.5 आ जाएगा, 5.5, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा। आइए इसको लगाते हैं 15 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति शांत जल में 22 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का 2 गुना है। धारा की गति बताइए। धारा के विपरीत का मतलब बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, धारा के साथ का मतलब बी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो धारा के साथ गया तो समय कम, धारा के विपरीत गया तो समय ज़्यादा, तो यहाँ पर अगर एक अनुपात लगता है तो यहाँ पर डबल अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम है दोस्तों, दूरी फिक्स होती है तो टाइम का उल्टा स्पीड होता है, तो 1/2 हो जाएगा स्पीड। ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा इसका स्पीड। और शांत जल में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यहाँ पर व्यक्ति का चाल दिया गया है तो आप व्यक्ति का यहाँ पर निकाल देंगे भाई, बी का मान निकाल देंगे। तो बी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 3 का आधा करेंगे 3/2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा बी का मान। डब्लू का मान निकालना है तो भाई डब्लू का मान निकालना है। ठीक है, तो डब्लू का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को घटा कर आधा, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। इसी का मान पूछा गया है। ठीक है, इसका मान तो दिया गया है कितना 22, इसका मान 22 दिया गया है, तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 22 गुणे 2/3। ठीक है, तो हमें 1/2 अनुपात का मान निकालना है, तो यहाँ पर 1/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1/2 से दोस्तों गुना कर देंगे यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों कितना होगा, तो ये 22/3 आएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग गलती हो गया है, ये 22 से ही 1/7 था दोस्तों। ठीक है, सॉरी 22 से 1/2 था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो 22/3 आएगा। बाकी दोस्त यहाँ पर 22 से ही 1/2 करेंगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो यह 22.5 पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। 22.5 पर अगर 22.5 ले लेते हैं यहाँ पर स्पीड 1 किलोमीटर, ठीक है, यानी घंटे में 22.5 किलोमीटर जाता है, तब इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, जवाब दीजिए इसका क्या होगा। इस सवाल में कहा गया है दोस्तों, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और इसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना है। अब स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है, स्कूटर का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य को सीपी मान लेते हैं, ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये 460 में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है। इसका मतलब नुकसान कब होगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्रय मूल्य माइनस 460, ये यहाँ पर ये नुकसान है। ठीक है, अगर वही 580 में बेचता है तो उसको फायदा होता है, लाभ होता है, यानी 580 में बेचेगा। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो इसमें से आप क्रय मूल्य घटाइए, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो लाभ होती है हानि का 2 गुना है। ये जो हानि है इसका ये क्या है 2 गुना है। अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2CP माइनस 46 दूना 92, यानी 920 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर 580 माइनस CP।
CP एक तरफ कर देंगे दोस्तों, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये 3 CP हो जाएगा बराबर, और ये इधर जाएगा तो जुट जाएगा 0, 8 2 10 की 0 हासिल का 1, और 9 10 5 15, 5 से काटे 3 से काटेंगे तो 3 5 15, ये हो जाएगा 500। इसका क्रय मूल्य कितना आएगा? 500 रुपये। क्रय मूल्य 500 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए इसको लगाइए भाई। देखिए इसमें कहा गया कि 285, 510, 1440 का महत्तम बताना है। क्या है महत्तम? वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों को ही डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या इसमें दिख रहा है? 17। अब चेक करिए 17 से सभी कटेंगे क्या? 17 से सभी कटेगा तो देख लीजिए भाई, 17 से काटेंगे तो 17 3 51, ये तो 510 तो कट में करेगा। लेकिन दोस्तों 17 से 285 कटेगा, 17 कम 17, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 1 115, तो 17 5 85, 17 से दोस्तों ये नहीं कटेगा, 285। ठीक है, तो इसका मौसम 17 नहीं हो सकता है। 16 से 16 भी नहीं होगा। 15 भाई, 5 से तो सभी कट रहे हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। 8 2 10 5 15, 3 से 285 भी कटेगा, 510 भी कटेगा, और 144 भी कटेगा। मतलब ये 3 से 5 से सबसे कट रहे हैं, तो इसका जो मौसम आएगा वह है 15 आएगा। ठीक है, 15। मौसम और लौसो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप विभाज्यता का नियम जानते हैं तो सवाल को आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर दीजिए। इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। एक निर्माता 50 रुपए प्रति पीस की दर से किसी विशेष घटक के 2000 पीस की आपूर्ति करने का काम करता है। अगर 2000 पीस है, 50 रुपये प्रति पीस के हिसाब से कितना उसको पैसा मिलेगा? 5 दूनी 10 यानी 3140, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा यहाँ पर। बात क्लियर है दोस्तों? आगे कहा गया है कि उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक भी गुणवत्ता परीक्षण में विफल हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर टोटल 2000 घटक हैं, 5% गुणवत्ता में विफल हो जाते हैं तो कितने बचेंगे भाई? 2000 का जब आप 550 माफ़ कीजिएगा, 2000 का जब 5% गुणवत्ता में फेल होते हैं तो 95 बचते हैं। तो 95 बट्टे यहाँ पर 100 कर देंगे, 2 जो कैंसिल, तो 0 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 19, यानी कितने भी घटक बचे हुए हैं तो 1900 घटक बचे हैं। अब 1900 घटक का जो दाम होगा वो कितना हो जाएगा? 1950 के हिसाब से तो 19 5 95, यहाँ पर हो जाएगा 95,000। ठीक है, 95,000 यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे कहा गया कि तो उसे 25% का लाभ होता है। भाई ये जो 95,000 है ये 25% के बराबर है, तो यहाँ पर 25 माफ़ कीजिएगा 25% का लाभ होता है ना, तो 125% के बराबर है। तो 125 का मान 95,000 है, तो आपको 100% का मान निकालना है, क्रय मूल्य निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर 125 गुणे 100 कर देंगे। ठीक, अब जो काटना है काटिए। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 19 5 95, ये 19,000 गुणे 4, 19 चौक 76,000। ठीक है, ये हो जाएगा इसको 76,000। लेकिन आगे कहा गया है, लेकिन जैसा कि पता चला कि 50% घटक अस्वीकार कर दिए गए हैं। अच्छा 50% तो अभी भी अस्वीकार किए गए हैं। ठीक है, यानी इसका जो क्रय मूल्य है ये कितना है? 76,000। अब 50% घटक अस्वीकार किया गया तो भाई 2000 का 50% यानी 50% बचा है, 1000 बचा है घटक। अब 50 के हिसाब से यहाँ पर कितना इसका लागत आ जाएगा? तो 50,000।
ठीक है, 50,000 इसका लागत हो जाएगा। देखिए उसका जो लागत होना था, लाभ कितना उसका सीपी रहा होगा, सीपी था इसका 76,000, उसको कितना मिलता है 50,000, तो नुकसान हुआ कि फायदा, नुकसान होता है। तो कितने का नुकसान होता है, तो 76,000 में से 50,000 घटाएंगे तो 26,000 का नुकसान हो जाता है इसको, 26,000 यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक, आइए अगला प्रश्न करिए भाइयों। इस सवाल को लगाइए। एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई तो कार का क्रय मूल्य बताइए। भाई 6400 में बेचा है, 20% की हानि हुई तो इसका मतलब वो बिका कितने में, 80% पर। 80% का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, 6400 रुपये। तो क्रय मूल्य पूछा गया है, 100% का मान निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। तो यहाँ से 6400 बटे 80 गुणे 100, गुणे 100, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 8 से काटेंगे, 8 अठाई 64, ये 80 हो जाएगा। 80 गुणे 100 मतलब 8000, तो उसका जो क्रय मूल्य है 8000 है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, आइए इस सवाल को बनाते हैं दोस्तों। इस सवाल का आंसर दीजिए आप सभी भाई। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में वह यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी, माफ कीजिएगा 6 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर जो गुना वाले प्रश्न होते हैं तो इसके ट्रिक स्लिक के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम बर्बाद जाएगा। इसका जो बेसिक तरीका वही सबसे बेहतर होता है भाई। 2 गुना होने का, यहाँ पर 3 गुना होने का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल मान लीजिए 1 है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल 1 है तो 3 गुना हो गया, तो ये अमाउंट ना हो गया 3, 1 का 3 गुना 3 यानी अमाउंट 3 हो गया। मूलधन था 1, हो गया 3। ये बताइए साधारण ब्याज कितना मिला है, तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज तो 2 मिला है। साधारण ब्याज कितना मिला है, 2। आप सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर SI बराबर PRT बटे 100 होता है। ठीक, तो साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है, 2 है। साधारण ब्याज कितना है, तो 2 है। मूलधन 1 है, दर 5 है, समय ही निकालना है यहाँ पर। ठीक, बटे 100, 5 से काटेंगे तो 5 बिसहिया में 100, 20 दूना 40, तो टी का मान कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। समय कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। अब यहाँ पर वही फिर तरीका लगाएंगे, कितना गुना हो जा रहा है, 6 गुना। अगर मूलधन 1 है तो अमाउंट 6 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज यहाँ पर 5 मिलता है। मूलधन 1 है, दर निकालना है इस बार, समय इसी समय की बात किया गया है 40 वर्ष को ही, ठीक है, बटे 100, बटे यहाँ से 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे और ये हो जाएगा 50 बटे 4। आर का मान क्या हो जाएगा, 50 बटे 4। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 यानी 12 चौक 48, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20 यानी 12.5% इसका दर आएगा। 12.5% यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, 12.5%। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको। एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई राशि कितनी है। देखिए दोस्तों, ये किस्त वाले प्रश्न बहुत बेहतरीन से होते हैं और लगाने का बेहतर तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 5% का मतलब होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल, अगर मान लीजिए जो इसका प्राइस मतलब इसका जो मूलधन है वो 20 है, तो 1 ब्याज मिला है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, किस्त की बात करेंगे दोस्तों, ये किस्त है, ठीक है, तो किस्त कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर कितने किस्त की बात किया गया है, 2, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, ये किस्त है दोस्तों, ये किस्त है और ये प्रिंसिपल यानी मूलधन है। अब किस्त बराबर है तो यहाँ पर 21 है, 441 है, इसको आप बराबर करेंगे तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर 21 से गुना कर लेंगे, इधर भी 21 से गुना करना पड़ेगा तब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 दूना 42, यानी यहाँ से 420 हो जाएगा। ठीक है, और ये 441 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर कितने मूलधन जो है उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 420 प्लस 400 तो 820 यहाँ पर हो जाएगा, 820। हर एक किस्त बोला ना यहाँ पर 1764 की 2 वार्षिक किस्त में किया जाना है, यानी प्रत्येक किस्त का जो दाम है हर एक किस्त कितना लगता है तो 1764 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 441 का मान ही कितना दिया गया है तो 1764 दिया गया है। ठीक, तो 820 का मान निकालना है, तो 820 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1764 बटे 441 गुणा में कितना हो जाएगा 820। ठीक है, अभी 21 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, 21 दूना 21 चौक, अच्छा 21 से कटेगा, 21 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा ना यहाँ पर, 21 चौक अरे 21 में, सॉरी दोस्तों, इसको आप 9 से काटिए। ठीक है, इसको 9 से काटिए, 21 से नहीं काटिए दोस्तों, 9 से काटिए। तो 9 से जब काटिएगा, 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 चौक 36, 9 चौको 36, 36 हो जाएगा 8, 9 9 81। ठीक है, अभी इसको काटेंगे 9 से तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 8 बचेगा हो जाएगा यहाँ पर 86, 9 9 81। ठीक, 5 बचेगा, 9 छक्का 54। अभी किससे कटेगा 7 से कटेगा, चेक कर लेते हैं, 7 7 49, 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 8 56। अभी 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार में कट गया, यानी 4 गुणे 820 कितना हो जाएगा भाई 0, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, यानी 3280 रुपया यहाँ पर क्या था, इसकी उधार ली गई राशि थी 3280, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो अगर किस्त वाले प्रश्न बनते हैं तो ये किस्त वाले प्रश्न को लगाने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है दोस्तों। चलिए इसको लगाइए, ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर ए है और ये बी है, ये प्रत्येक ये भी कार्य को 75 दिन में कर सकता है, ये भी, और बी भी इस कार्य को 75 दिन में कर सकता है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, दोनों का लॉस तो लॉस 75 ही आएगा। टोटल कार्य कितना है 75, इनकी क्षमता क्या आ जाएगी तो 75 एकम 75, 75 एकम 75, यानी ए की भी क्षमता 1 है और बी की क्षमता भी 1 है। इसमें कहा गया कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों के बाद छोड़ा है, तो ये बताइए 23 दिन में शेष कार्य को पूरा करता है बी, एक की क्षमता से कार्य किया, यानी जो शेष कार्य था वो कितना कार्य पूरा किया है बी अकेले 23 कार्य, यानी 75 टोटल कार्य था, इसमें से 23 कार्य बी शेष कार्य को किया है। इसका मतलब इसमें से घटा देंगे तो पहले दोनों लोग मिलकर कितना कार्य किए थे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 52 कार्य ऐसा था जो ए और बी दोनों मिलकर कार्य किए थे। तो दोनों जब मिलकर कार्य किए थे तो भाई इनकी क्षमता जुट जाएगी, 1 1 पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 कार्य को 2 की क्षमता से किया गया है तो 26 दूना 52, तो यानी 26 दिन तक ए ने कार्य किया है, उसके बाद छोड़ा है। ठीक,
तो 26 दिन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है? देखिए दोस्तों, ये सक्सेसिव वाले हैं, तो आप इसको रेशियो से बनाइए, रेशियो से आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, 25% वृद्धि किया गया, 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी पहले 4 था, एक बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। 20% की घटा दिया गया, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो पहले 5 था, एक घटा दिया गया तो 4 हो गया, ठीक है। फिर 10% बढ़ा दिया गया, यानी पहले 10 था, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। इससे यहाँ से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 से 11 हुआ कितने का वृद्धि, 1 का, किस पे, 10 पर। 1/10 का मतलब होता है 10%, तो इसकी जो परिणामी वृद्धि होगी कितना हो जाएगी, 10%। चलिए इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो? अब भाई यहाँ पर यूनिट सेम होना चाहिए। हम हमेशा यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन तब लगता है जब यूनिट सेम हो। अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य सब होना चाहिए, विक्रय मूल्य है तो सभी विक्रय मूल्य होने चाहिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है 180, एक प्रकार का किस्म का चाय है, और एक प्रकार का 280 का है, ठीक है। 180 वाला चाय है और ये 280 वाला चाय है। अब भाई इनको मिलाया गया और बेचा गया, 320 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया है, तो 20% का लाभ होता है। तो 120 का मान कितना दे रखा है, 320 दिया गया है, ठीक, बटे 120 दिया गया है, गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, हमें क्रयमूल्य निकालना है, 100 का मान निकाल देना, ठीक है। यहाँ पर जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे पहले। 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, ये हो जाएगा 800/3, ये 800/3 हो जाएगा। अब 3 यहाँ तो रहेगा नहीं, इसको हटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से इसमें 3 से गुना हो जाएगा और इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 3 खत्म, तो यहाँ पर कितना होगा, 18 तिया 54, ये 540 हो जाएगा दोस्तों, ये 540 हो जाएगा। और यह कितना होगा, तो 0, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल का 2, और 3 दूना 6 2 8, यानी 840 यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है। 840 ये हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे दोस्तों, तिलिया घटाते हैं ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, 800 में से आप 600 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। लेकिन 200 में 600 नहीं घटाना था, हमने 60 ज़्यादा घटा दिया है, तो 200 यहाँ से 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 40 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे यहाँ पर, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, यानी 2 संबंधे 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए दोस्तों। देखिए, ए और बी की गति के दरों के बीच का अनुपात 2 संबंधित 3 है। एक ए है और एक बी है, इनके बीच की जो गति है, स्पीड है, उनका अनुपात दिया गया है 2 संबंधित 3। ये 2 है तो इसका क्या है, 3 है, ठीक है। और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दोगुनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता? एक बात बताइए, अगर
दूरी फिक्स है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा 3 संबंधी 2। ए को कितना अधिक लग रहा है, एक अनुपात का मान कितना अधिक लग रहा है 15 मिनट। एक अनुपात का मान 15 है, तो आपको निकाल लेना है यहाँ से दूरी, ठीक है। तो एक का मान 15 है तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए दोस्तों, 15 तिया 45, ठीक है। ये 45 हो जाएगा, 45 मिनट, और स्पीड 2 है तो 45 गुणे 2 हो जाएगा। ये टोटल दूरी हो गया, ठीक है। ये 2 गुनी गति से चलता, भाई ये चल रहा है 2 की स्पीड से, अब 2 के ना चल के 4 की स्पीड से चलता तो उसको कितना समय लगता, 2 दूनी 4, 45 का आधा 22.5, 22.5 मिनट, ठीक है। 22.5 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर है। चलिए दोस्तों, और ये सवाल लास्ट प्रश्न होगा आज की इस सेट का। अब इसमें दोस्तों टोटल 26 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। चलिए पढ़िए सवाल को पहले। सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर सी चला गया बी से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। यहाँ पर सी है और बी है। सी कर सकता है कार्य को 18 दिन में, बी कर सकता है 24 दिन में। टोटल कार्य क्या हो जाएगा दोनों की लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब 8 दिन तक एक साथ, यानी 4 + 3 की 4 + 3 यानी 7 की क्षमता से काम हुआ है। 7 8 56, 56 काम किए हैं ये दोनों। कितना बचता है 6, यानी 16 काम भी बचा है। उसके बाद सी देखिए चला गया, ये तो सी चला गया, अब बचा कौन, बी। तो ये बी 3 की क्षमता से शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 3 5 15, 5 सही 1/3 दिन का समय लगेगा, ठीक। कोई दिक्कत है बताइए। इसमें ये ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसको मत ध्यान दीजिए। यह 5 सही 1/3 दिन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है अगला सेट स्टार्ट होगा, तो आप लोग अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल के लिए फिर हम लोग मुलाकात करते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।